दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ती जा रही है। दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं, चीन हो, पूरा यूरोजोन हो, अमेरिका हो, सबसे जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि मंदी के पैर धीरे धीरे धंसते जा रहे हैं, जमते जा रहे हैं और मंदी की आशंका गहरी होती जा रही है। अब आपको कुछ आंकड़े बताते हैं। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से आए आर्थिक आंकड़े इस बात को लेकर चिंता पैदा कर रहे हैं कि दुनिया भर में मंदी गहरा रही है। अब जैसे शुक्रवार सुबह चीन में मई के रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी हुए। मई के दौरान चीन में रिटेल महंगाई सिर्फ 0.2% बढ़ी है। इसे डिफ्लेशन का संकेत माना जा रहा है। गुरुवार को चलिए तो शाम को अमेरिका में जॉबलेस के क्लेम आए। वहां पता चला कि अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ रही है। मार्च तिमाही के दौरान यूरोजोन ने जो जीडीपी के नंबर दिए, जीडीपी में गिरावट देखने को मिली और ये कहा गया कि तकनीकी तौर पर यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं रिसेशन में चली गई हैं और यूरोप मंदी की गिरफ्त में आ रहा है। शुरुआत में माना जा रहा था कि इन तमाम आंकड़ों में जो मंदी है वो नहीं आएगी, कहीं नहीं आएगी, लेकिन अब एक ऐसी तस्वीर उभर रही है पूरी दुनिया के नक्शे से। अगर आप देखें तो सारी बड़े अर्थव्यवस्थाओं से जो ये बता रही है कि नहीं, मंदी अब दुनिया भर को अपनी गिरफ्त, मंदी जो है दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रही है। अब एक एक जोन करके पकड़ते हैं। सबसे पहले चलते हैं यूरोप। सर, यूरो जोन की तस्वीर कैसी बनती दिख रही है, क्या बता रहे हैं वहाँ के आंकड़े? यूरोजोन में एक तो जो यूरो मुद्रा वाली अर्थव्यवस्था है उनका एक समूह और यूके एक अलग समूह है। यूके की अर्थव्यवस्था गहरे दबाव में, हालांकि इस साल की शुरुआत में से मंदी में खिसकने की संभावना थी, पर मंदी में वो नहीं गई, लेकिन अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक विकास दर है वो तेजी से कमज़ोर पड़ रही है और मंदी के लगभग करीब है। बट बाकी यूरोजोन की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वहाँ अब तकनीकी आधार पर, तिमाही आधार पर मंदी आ चुकी है। जर्मनी जो कि ईयू की यूरोपियन करेंसी जोन की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहाँ लगातार 2 तिमाही में डिक्लाइन हुआ है, आर्थिक विकास दर में गिरावट आई है और वो तकनीकी तौर पर मंदी में गई है। फ्रांस ने करीब 0% की ग्रोथ रेट दर्ज की है, फ्रांस भी मंदी के करीब है। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण इकोनॉमी जिसके कारण इन 20 देशों की आर्थिक विकास दर में कमी आई वो आयरलैंड है। आयरलैंड का जीडीपी में 4.6% की गिरावट आई है और इस तरह से यूरोजोन की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अब मंदी की तरफ खिसक रही हैं। वजह 2 है। वजह एक तो ये कि इन सारे क्षेत्रों में, इन सारे देशों में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जो एनर्जी की कीमत बढ़ी थी उसका असर लोगों की खपत पर पड़ा, आय पर पड़ा और महंगाई ने प्रभावित किया। और उस महंगाई से निपटने के लिए बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो सबसे कंजर्वेटिव होता है ब्याज दरें बढ़ाने के मामले में, उसने बहुत तेज़ी से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी ब्याज दरें में बढ़ाई। उसका असर हमें इस क्षेत्र में मंदी की तरफ दिख रहा है। अब कौन सी अर्थव्यवस्था कितने समय तक मंदी में रहेगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन जिस बात की संभावना पिछले साल के अंत तक जाहिर की जा रही थी कि साल के मध्य तक यूरोजोन मंदी में खिसक जाएगा, और वैसा हमारे सामने दिख रहा है। अब आते हैं सर चीन पर। चीन तो ठीक ठाक वापसी कर रहा था, कह रहे थे कि कोविड चला गया है, चीन की वापसी अब अच्छी हो रही है। गाड़ी वापस आते आते कहाँ अटक गई? चीन का इकोनॉमिक डेटा सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला, और चीन के इकोनॉमिक डेटा पर या चीन के आर्थिक आंकड़ों के ऊपर पूरी दुनिया में काफ़ी सनसनी भी है। यह माना जा रहा था कि चीन की अर्थव्यवस्था में तेज रिकवरी आएगी, लेकिन चीन की तरफ से अभी जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन के आंकड़े आए जिनका जिक्र शुभम ने किया, वो दरअसल एक किस्म का डिफ्लेशन बता रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन दिख रहा है, यानी चीन की अर्थव्यवस्था में डिमांड नहीं है, दुनिया में मांग नहीं, और चीन की प्राइसेस अब 7 साल में सबसे ज़्यादा तेज़ी से गिरे हैं। और अगर यही स्थिति अगले 1 महीने या 2 महीने बनी रहती है तो चीन की अर्थव्यवस्था टेक्निकली डिफ्लेशन के मोड में चली जाएगी, गिरावट के मोड में चली जाएगी। और ये माना जा रहा है, जो सर्वेज हमारे पास चीन के तरह पे आ रहे हैं, वो ये माना जा रहा है कि चाइना की जो रिकवरी थी कोविड के बाद, वैसी रिकवरी अब दिखाई नहीं दे रही। हालांकि चीन के सेंट्रल बैंक ने कहा है कि इकोनॉमिक डाटा सुधरेगा, लोगों को पेशेंस रखने की, कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। लेकिन 2 बड़े फैक्टर हैं जिन फैक्टर के कारण लोगों का कॉन्फिडेंस बनता नहीं दिख रहा है। एक तो चीन के निर्यात में तेज गिरावट आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी है, हमने आपको बताया, यूरोपीय अर्थव्यवस्था में मंदी है, अमेरिका पर हम आगे बात करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जो मदद मिलती है चीन को निर्यात के तौर पर, चूंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, वो उसमें गिरावट के कारण चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत मिल रहे हैं। और इसके अलावा देश की खपत में भी कमी आ रही है। इस सूरत में अगर चीन, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो डिफ्लेशन के मोड में जाती है, तो जो यूरोजोन की अर्थव्यवस्था में मंदी है या बाकी दुनिया की मंदी है, उसका असर और ज़्यादा गहरा होगा और ग्लोबल ग्रोथ पर आने वाले कुछ महीनों में दुनिया में आर्थिक विकास दर के आकलनों में बड़ा फेरबदल होगा। क्योंकि अभी तक जितने आकलन हमारे पास शुभम मौजूद थे, जो जब आज हम बात कर रहे हैं इससे पहले तक, इन्होंने अगले साल विकास दर में गिरावट की संभावनाएं तो जाहिर की थी, पर चीन को लेकर किसी का आउटलुक
डिफ्लेशन वाला नहीं था। किसी भी संस्था ने, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, किसी ने ये नहीं कहा था कि चीन में डिफ्लेशन का खतरा है, लेकिन अब चीन में डिफ्लेशन का खतरा दिखने लगा है। सर, अमेरिका की बात करें, यहाँ जॉबलेस के जो आंकड़े दिखे हैं वो क्या बताते हैं? अमेरिका में अगर जॉबलेस के क्लेम की बढ़ोतरी को देखें तो आप इसे दो तरीके से देख सकते हैं। इसका एक पॉजिटिव हिस्सा भी है। पॉजिटिव हिस्सा ये कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व भी चाहता ही था। फेडरल रिजर्व ने लगातार ब्याज दरें बढ़ाई थी, महंगाई को कम करने की कोशिश की थी, और उस कोशिश के तहत अमेरिका में मंदी आने की संभावना थी, ताकि इकॉनमी में जो ग्रोथ है और जो कीमतों में बढ़ोतरी, उसे रोका जा सके। अब दुविधा यह है कि अगर शेयर बाजार के नजरिए से देखें तो जॉबलेस क्लेम से संकेत देते हैं कि आने वाले समय में फेडरल रिजर्व को ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया रोकनी चाहिए और कमी शुरू होनी चाहिए, जिससे उत्साह मिलेगा। लेकिन एक दूसरा आंकड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका में महंगाई की दर भी कम नहीं हो रही है। 5% का जो स्तर है अमेरिका की महंगाई दर का, उससे नीचे लाने के लिए फेडरल रिजर्व का नज़रिया काफ़ी आक्रामक है। तो अमेरिका में मंदी तो उभरती दिखाई दे रही है, पर महंगाई में उतनी तेज कमी होती नहीं दिखाई दे रही है। तो अब जोन में जो दुनिया की तीन महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था हैं, अमेरिका में पार्शियली सक्सेस, पार्शियली ब्राइट और डार्क स्टोरी है। ब्राइट ये है कि जॉबलेस क्लेम बढ़ने से अर्थव्यवस्था में डिमांड कम होने के संकेत है, पर महंगाई कम होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। चीन डिफ्लेशन में जा रहा है, जो सबसे खतरनाक संकेत है, और यूरो जोन अपनी संभावनाओं के मुताबिक मंदी में खिसक गया है। सर, अब सब जगह की बात करके अपने घर की बात करें, भारत पर क्या असर होगा? भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ताजे आंकड़े आए, जिन पर हमने अभी GDP में चर्चा की थी, अगर भारत में आप दो महत्वपूर्ण संकेतों को देखें, जो कि WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स है, उसे देखें, और अगले साल के आर्थिक विकास दर के आकलन को देखें, तो हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में भी इसी तरह से सुस्ती के और गिरावट के संकेत मिलते हैं। 7.2% की आर्थिक विकास दर पिछले वित्त वर्ष में थी, अगले साल 6% रहने की संभावना है। कुछ अनुमान 5.5 और 5.9% की, यानी लगभग 1% की गिरावट आर्थिक विकास दर में अगले साल दिखाई देगी। भारतीय अर्थव्यवस्था को आप मंदी में जाता हुआ तो नहीं कह सकते, पर भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों के हिसाब से विकास दर बहुत कम है और बहुत छोटी है, क्योंकि एक तो भारत को तेज रिकवरी करनी थी, कोविड के दौरान हुए नुकसानों की भरपाई करनी थी, और फिर आगे भविष्य में हमें तेज विकास दर हासिल करनी थी। तो अगर यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं और अमेरिकी अर्थव्यवस्थाएं सुस्त मंदी में जा रही हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी अगले साल सुस्त पड़ेगी, उसमें गिरावट दिखाई देगी। दो फैक्टर ध्यान रखना जरूरी है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में गिरावट आती है, कमी आती है, जिसकी संभावना चीन के आंकड़ों से हमें दिखती है, तो उसका असर में भारतीय अर्थव्यवस्था पर और गहराई से दिखाई देगा। पर इसका एक दूसरा पहलू, सकारात्मक पहलू यह है कि अगर महंगाई में बढ़ोतरी नहीं होती, क्योंकि डिफ्लेशन आ रहा है और डिफ्लेशन की संभावना भारत में भी दिख रही है, जैसे कि रिजर्व बैंक के आंकड़ों में दिखाई देती है, WPI में दिखाई देती है, तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया रुक जाएगी, ऐसा लगता है।